हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स इन दो चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है, और 1 बाय 1 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को किया था। तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल में, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अलजेब्रिक कैलकुलेशन से उसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग उसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें कैसे कंडीशंस होती हैं कि इक्वेशन में उसका जो सॉल्विंग का मेथड है, ठीक है, लाइन किस तरह से पैरेलल होंगी, या कैसे लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वहाँ पे लाइन का कोइंसिडेंट होना, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सारा कॉन्सेप्ट जो भी यूज़ होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें देखिए क्या है कि जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है क्या, ठीक। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो नाम से ही जा रहे हैं, लीनियर मतलब जो एक्सपोनेंट है, चाहे x का पावर हो या y का पावर हो, उसका एक्सपोनेंट जो है वो लीनियर होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। दूसरी बात, इक्वेशन है, इक्वेशन बनी होनी चाहिए टू वेरिएबल। उस पर्टिकुलर इक्वेशन में वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो टू वेरिएबल का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर ए गलती से 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है? ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन कहलाएगी, या बी 0 हो गया तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है। डिग्री यहाँ पे देखो x की बेटा 1 है, y की भी डिग्री यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी के बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे ग्राफ पे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, या कैसे टू डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी तो उसको कैसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं उसको इस लेक्चर में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, टू वेरिएबल हैं, ओके, तो इसको जो सॉल्विंग का मेथड होता है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, तो कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्विंग का मेथड है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेथड्स की बात करें कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड सॉल्व करते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन अगर मैक्सिमम बच्चों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे कि सर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही जवाब मैक्सिमम बच्चों को
मतलब मैक्सिमम बच्चे यही रिप्लाई करते हैं कि हाँ सर इसी 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स है, यहाँ पे ये नहीं मैंने पूछा कि अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या आता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि कितने मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा बेटा क्या है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट यहाँ पे ग्राफिकल मेथड है। हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो यहाँ पे 2 वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है, उसको हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे और ग्राफ में जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हम लोग उसका मेजरमेंट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, अलजेब्रिक मेथड। अब देखिए ग्राफ ड्रा करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि हम लोग 3 मेथड का कैसे यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। थर्ड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास ओनली 2 मेथड है। एक तो क्या होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अदर मेथड हमारे पास क्या, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हम लोग इन 3 मेथड को 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट हो गया, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ग्राफिकल मेथड में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास उसका सॉल्विंग का मेथड हो गया। ठीक, अभी इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, अच्छा, तो अब देखिए जैसे लाइन है, समझिएगा बेसिक, ax प्लस का बी वाई और प्लस का c इज इक्वल टू 0, ax प्लस का बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू क्या है, 0। ओके, तो बेटा यहाँ से क्या है, अगर ये लाइन है तो ये एक्स कोफिशिएंट ए है और कोफिशिएंट ऑफ वाई बी है और कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। तो देखो अगर हम लोग इसको अगर कार्डियन प्लेन पे इस लाइन को प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक, तो अगर ये लाइन है, सिंगल लाइन की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि प्रीवियस क्लास में भी अगर हम लोग इसको पढ़ते थे तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की बात करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट किया दिस, फिर y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ax माइनस का c अपान में b। हम लोग x इनपुट देते थे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू इनपुट देते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती थी, उसके बाद ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से तो लाइन आती थी। ओके, ये ऐसे मिल सकती थी। तो देखो यहाँ पे ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये कुछ एंगल बना रही होगी। ठीक, जो भी होगी, मान लो थीटा मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है लाइन ऐसे ना हो करके कुछ इस तरह से हो। ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा अच्छे से। ये थीटा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मीन्स जो क्लॉक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा आया। ठीक, हो सकता है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई। अब देखो हमने एक और यहाँ पे बनाया, ये बेटा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए आप लोगों को। 0,0 हो गया। देखो यहाँ से ये लाइन
ठीक है, ये दिस, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। ओके, और यहाँ से देखो ये इस कोऑर्डिनेट से ले लो ये लाइन। ठीक, तो यहाँ पे इस ग्राफ पेपर में मान लो ये एक L1 लाइन है, ये एक L2 है, नेमिंग है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये L3 है, ये L4 है। तो देखो ये एंगल भी थीटा बना रही है। ओके, क्लियर। तो यहाँ से थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये थीटा एंगल फॉर्म करे ये विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो जो थीटा है ये क्या है, इंक्लाइनेशन है। थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन है विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या है, ये एंगल बन रहा है, तो इंक्लाइनेशन है। मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। ओके, ठीक है, तो ये थीटा इंक्लाइंड है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी स्लोप की बात करें, ठीक है, एक रिलेशन होता है स्लोप, उसको डिनोट करते हैं m से, और m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आया, tan थीटा। ओके, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। एक थीटा इंक्लाइनेशन में ये रिलेशन आ गया। अगर किसी भी पर्टिकुलर लाइन का एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लाइनेशन पता चल जाए तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो यार थीटा क्या नेमिंग है, थीटा से परेशान मत होइए। थीटा मीन्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी है। ओके, तो जो वैल्यू है यहाँ पे जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, m की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, तो लाइन है ये ऐसे हो जा रही है L1। हो सकता है कि ये इस क्वाड्रेंट की बात हो रही हो सकता है इस क्वाड्रेंट की बात हो रही हो, यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड में है, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ में है। ठीक, ओके, और एक सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे बन सकती है कि अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा ग्राफ ऐसे बना लें, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हो सकता है लाइन ओरिजिन से पास होके जाए, ओरिजिन मतलब 0, 0 से ऐसे, हो सकता है लाइन ऐसे जाए। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, ये तो वही मतलब 90 से लेस है, और ये एंगल क्या है, 90 से मोर है। ठीक, तो ये सिचुएशन मिल सकती है। इतनी सिचुएशंस मिलेंगी अगर हम लोग किसी भी लाइन को, अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिचुएशंस नहीं बनने वाली हैं, तो ये सिचुएशंस मिलेंगी। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती है तो आपके मैथ पे अच्छी सी पकड़ बन जाती है। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, हम लोग समझ जाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। तो m इक्वल टू tan थीटा आया। अब m इक्वल टू tan थीटा आया, तो अगर इस थीटा को, अगर इस हम लोग स्लोप को, m को डायरेक्ट अगर यहाँ से हम लोग रिलेट करें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक, या m इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, इस m की कहानी यहाँ से थीटा से और डायरेक्ट इक्वेशन से पता चल सकती है। ओके, तो ये लाइन है, तो इस लाइन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे लाइंस की अगर हम बात करते हैं 2 वेरिएबल में, तो अगर 2 लाइंस हैं, ठीक है, तो वो कट करेंगी, या हो सकता है नहीं कट करेंगी, पैरेलल होंगी, या कोई इंसिडेंट होगी। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सिचुएशंस हो सकती है कि यहाँ पे क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन को, 2 डिफरेंट इक्वेशन
इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, फंसेगा एक क्वेश्चन कन्फर्म है। तो यहाँ से देखिए, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले लिया यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा 2 इक्वेशन है। अब देखो, अगर हम बात करें, इसको थोड़ा नाम दे दो, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। ठीक है, इसको L1 लिख दो, इसको L2 लिख दो। ठीक है, अब ग्राफ पेपर में हम L1 L2 लिख दिया करेंगे ऐसे ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि अगर ये लाइन क्या करेंगे, फर्स्ट केस अगर ये हो सकता है, मैंने क्या बोला, देखो 3 पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है ये लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, पहली बात। सेकेंड, हो सकता है कि ये लाइन क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये लाइन क्या है, एक दूसरे से के पैरेलल है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नॉट इंटरसेक्टिंग वाला केस आ जाएगा। और कोइंसिडेंट, इट मीन्स एक के ऊपर एक अदर लाइन, इस लाइन के ऊपर सेम। कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर लाइन है उसी के ऊपर एक बार फिर लाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये बारी बारी से हम लोग 3 केसेस पढ़ते हैं इसमें। तो अब जैसे मान लीजिए क्या है, देखो लाइन क्या होंगी, लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे a1 ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, कांस्टेंट ऑफ c1, x का a2, यहाँ पे b2 और यहाँ पे c2। तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक, ये लाइन का इंटरसेक्टिंग वाला केस है। अगर ये सिचुएशन है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो 110% बात सही है कि लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर अब इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो काउंटेबल होगा। तो इसका क्या मतलब है, कंसिस्टेंट होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है, कोई भी इक्वेशन 1 या मोर देन 1 सॉल्यूशन को रख रही है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं तो कंसिस्टेंट होता है। और नो सॉल्यूशन केस में इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो एनी इक्वेशन है 1 और मोर देन 1 सॉल्यूशन नोन एज कंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। मतलब क्या है कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यूज आएगी, और ये वैल्यूज अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे थोड़ा सा छोटा सा बना लें, ये x एक्सिस है बेटा, और ये क्या है, y एक्सिस है, ये x है ये y है। तो यहाँ देखो एक लाइन ये ले लिया हमने, इसको L1 लिख दिया। ओके, और ये लाइन ये सेकेंड लाइन ये ले लिया, ये L2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम इसका अच्छे से अगर इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे तो देखेंगे कि देखो यहाँ ओरिजिन से इतना गए फिर ऊपर उतना चले गए। तो ये डिस्टेंस x वाली है, ये y वाली है, तो हमारा पॉइंट आएगा x, y मेजर करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका जाएगा। तो ये सिचुएशन किसकी है, ये इंटरसेक्टिंग की है। तो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, अच्छा दूसरी बात, हो सकता है कि हमने a1 अपान a2 निकाला, ओके, इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ऐसी सिचुएशन में आ सकती है। जब ऐसी सिचुएशन आई तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, और जब पैरेलल होंगी मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन होगा तो वो सिचुएशन इनकंसिस्टेंट की होगी, इनकंसिस्टेंट होगा। जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो सिचुएशन में नो सोल्यूशन और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे बेटा, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करें, ठीक है, कि हम लोग इसको अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो किस तरह से लाइन हमको दिखेंगी।
तो एक लाइन मान लो ये हो गई, ओके, दूसरी लाइन ये हो गई। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ये कभी भी दुनिया में कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, ओके। अच्छा, अब एक थर्ड लास्ट सिचुएशन क्या है, थर्ड यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये इंटरसेक्टिंग की हो गई, ये क्या हो गई, पैरेलल की कोइंसिडेंट लाइन, क्या है, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये किसकी सिचुएशन है, ये कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, उसके जो सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, देखो यहाँ से ये x है, ये क्या है, y है। देखो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ किया। अब कोइंसिडेंट मीन्स उसी एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ये, मतलब सेम लाइन, नो चेंज, सेम लाइन की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये सिचुएशन होती है कोइंसिडेंट की, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ओके। ये पैरेलल की कंडीशन है, इसमें नो सोल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट में बेटा क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कोई इंसिडेंट की कंडीशंस है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। A1 कोफिशिएंट ऑफ x, B1 कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे C1 कांस्टेंट टर्म, A2 कोफिशिएंट ऑफ x, B2 कोफिशिएंट ऑफ y और C2 कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट, किसी तरह का डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये समझना और समझ के इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे ये कोई भी लीनियर इक्वेशंस है तो उसमें क्या सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन अगर होता है तो यूनिक सोल्यूशन में हमने बताया जैसे इसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, और अलजेब्रिक मेथड जो आपका एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ओके। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा हम आपको मेथड सिखा रहे हैं, और मेथड्स में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशंस लेते हैं, मान लो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बहुत ही इजी इक्वेशन लिया है। इजी इक्वेशन लेने का पर्पज़ ये है कि आपको जो 3 मेथड्स हैं, ठीक है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक एक मेथड को 1 बाई 1 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को 1 बाई 1 मेथड सॉल्व करेंगे, बट हमारा आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा, वो डिफरेंट होने वाला नहीं है। अच्छा, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड्स, अगर हम एलिमिनेशन मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, हम लोग कोफिशिएंट चेक करते हैं, बोथ इक्वेशन का x चेक करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, चेक किया।
यहाँ पे y के पास देखा, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट चेक करते हैं कि सेम है या डिफरेंट। अगर सेम होता है तो कोई बात नहीं, डिफरेंट होता है तो अपने आप उसको सेम कैसे करना है, किसी पर्टिकुलर नंबर को ले करके उस इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ से क्या है कि सेम है तो कोई बात ही नहीं है। तो जब कोफिशिएंट सेम होता है तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और अगर सेम नहीं दिया होता है तब हम लोग को मल्टीप्लाई करके या तो कोफिशिएंट ऑफ x को सेम करेंगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ y को सेम करेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ एलिमिनेशन में क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, x - y = 4, x + y = 6, ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट नेचर है। जब कभी भी कोफिशिएंट सेम हो, साइन अपोजिट नेचर का हो, तो ऑलवेज क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड। ठीक है, एडिंग बोथ साइड, तो एडिंग बोथ, तो अगर इनको बोथ ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x क्या आएगा 2x आएगा, 4 + 6 क्या आएगा 10 आएगा, तो 2 5 या 10, तो x कितना आएगा 5। ओके, अब देखो एक वैल्यू इजीली x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई, आप चाहे 1 में बेटा पुटअप करो या सेकंड में, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, तो 1 में क्या होगा, x की वैल्यू 5, x - y = 4, तो x = 5 = 4, तो वहाँ -y कितना आएगा 4 - 5, तो माइनस का y = -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y = 1 आ गया। ठीक है, y = क्या आ गया 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, y = 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया दिस, मतलब x = 5 एंड y = 1। ठीक है, ये हमने एलिमिनेशन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, अच्छा दूसरा बेटा देखो, सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक पर्टिकुलर x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके अदर इक्वेशन में पुटअप करना, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही जाहिर है कि एक की वैल्यू को रिप्लेस कर देना किसी अदर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। तो देखो अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी इक्वेशन का यूज़ करो, x - y = 4, तो x = y + का 4। ठीक है, हमने 1 का यूज़ किया। ओके, तो 1 का यूज़ किया, तो यहाँ पे x = क्या गया y + का 4। अब इस बंदे की वैल्यू x = y + 4 जो वैल्यू आई है, ये कहाँ पुटअप कर देंगे, सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड का यूज़ करो बेटा, x + y 6 है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे y + का 4, और ये बेटा क्या होगा प्लस का y = 6, तो यहाँ से y + y 2y = 6 - का 4, ये 4 इधर जाएगा, 6 - 4 आया, तो कितना बचा 2, तो 2y, तो देखो y = कितना आ गया 1 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसी में पुटअप कर दो, कहाँ से, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो x क्या आएगा 1 + का 4 = 5, तो x = 5 आ गया। ठीक है, देखो हमने इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, तब भी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 आई। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, तब भी x की वैल्यू क्या आ रही है 5, और y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये इस प्रॉब्लम को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। अब आपके पास जो थर्ड मेथड है वो आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको बेटा नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी पर्टिकुलर मैंने इस एग्जांपल से आपको बस सिखा रहे हैं कि ये मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी इस पे अभी एक किसी पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके, एलिमिनेशन का यूज़ करके हम लोग अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं। फिर ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इन दोनों मेथड को लिख लीजिए। एलिमिनेशन में किसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट x या y को सेम करके एलिमिनेट करते हैं
ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐड कब करते हैं? जब क्वांटिटी सेम साइन अपोजिट ऐड, क्वांटिटी सेम साइन सेम सब्ट्रैक्ट। ओके, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू को उठा करके दूसरे में पुटअप करना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लीजिए, यही सेम इक्वेशन है, ठीक है। x माइनस 4 एक्स थर्ड क्या है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इस मेथड को आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म इक्वल के राइट में दे रखे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कांस्टेंट को भी लेफ्ट में ले आइए, ठीक है। इसी इक्वेशन को कॉपी कर लिया, 4 को इधर शिफ्ट कर लिया, x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। या डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, x लिखो, y लिखो, यहाँ पे 1 लिख दो। जब x लिख रहे हैं आप, जब x लिखा है, अब इसके देखो नीचे लिखना है, x लिख रहे हैं आप बेटा, तो x को आप यहाँ पे इसको x को डिलीट कर दो, क्या दिखा है आपके पास, y वाला और ये कांस्टेंट वाला। तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1 और 1, तो यहाँ लिखो -1 एंड 1। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, -4 एंड -6। x को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। y के कोफिशिएंट को लिखा और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लिखा। उसके बाद x को मैंने डिलीट किया था ना, x को मैंने छुपा लिया था, तो इसको छुपा लिया है, तो उसके बाद इसी को लिखना है। तो x कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे बेटा कितना है, 1 है। अब देखो शुरुआत हमने -1 और 1 से की, तो जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं पे हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, तो यहाँ पे -1 और ये 1 लिखा, ठीक है। लिखना देख लीजिए, x को हम लोग यहाँ पे छुपा लेंगे, y के कोफिशिएंट को लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे विद साइन, कोफिशिएंट भी विद साइन ही लिखना है आपको। ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखा, ये प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 लिखा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये लिखा, उसके बाद फिर जिसको मैंने छुपा लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट को लिखा, ओके। फिर हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, -1 और 1 से, तो फिनिशिंग कहाँ किया, -1 और 1 से, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ओके। अब देखो ये हाँ से बेटा, x अपॉन, देखो यहाँ पे ये 2 के बॉक्स बन गए। देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है, ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे। तो x अपॉन क्या लिखोगे, -1 इंटू -6, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए ऊपर से नीचे की तरफ। फिर देखो यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई होंगे, बट यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके छोटे से ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई मेरे को करना है, तो 1 इंटू क्या हुआ, -4, ये हो गया। ये x की कहानी हुई अभी। अब y से मुलाकात की, तो y क्या बता रहे हैं, हमारे भी में कैलकुलेशन को ऐसे ही करना है। तो देखो -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 आया, ठीक है। फिर -6 इंटू 1, ये हो गया y की कहानी। अब कौन, ये 1 है, तो 1 लिखा यहाँ पे, इक्वल टू 1 अपॉन, ये 1 1 जा 1, ठीक है, -1 1 जा -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये कहानी हुई यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा ये हुआ। अब देखो इसी को सॉल्व करना है, तो अब देखो इसको हम बेटा यहाँ से सॉल्व करते हुए यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो इस कहानी को यहाँ पे लिखते हैं, तो x अपॉन क्या है, 6 1 जा 6, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो x अपॉन कितना आया, ये 6 आ गया। देखो यहाँ पे ये 1 है, 1 4 जा -4, ये -4 आया, और ये देखो ये माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा,
प्लस का 4 कर देगा इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस का 4 बन जा माइनस का 4, ठीक है, और 6 बन जा माइनस का 6। ये माइनस का बेटा माइनस 6 है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का 6 कर देगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बन जा 1, ठीक है, और ये देखो माइनस 1 बन जा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है आफ्टर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये एक्स अपॉन क्या आया, एक्स अपॉन 10 आ गया इक्वल टू वाई अपॉन माइनस का 4 प्लस का 6 2 आ गया और 1 अपॉन 2 आ गया। अब देखो ये 3 रेशियो हैं आपस में इक्वल है, तो हमको एक्स चाहिए और वाई चाहिए, तो एक्स चाहिए मतलब ये बंदा इसके इक्वल होगा ही होगा, तो एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, x कितना आ गया 5 आ गया। ओके, सिमिलरली देखो सेकेंड भाई फर्स्ट लास्ट के इक्वल, तो सेकेंड मतलब y अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो इससे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया और इससे भी आफ्टर कैलकुलेशन x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, तो मेथड आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन में। वैसे अगर कोई जनरली आपसे पूछेगा किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो आप बताओगे 2 मेथड, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड अदर इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 हमने एक ही इक्वेशन को लिया और उसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया। तो सबसे डिफरेंट यहाँ पे क्या दिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बुक में फार्मूला A1 B1 C1 करके लिखा हुआ है, मत याद करना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने सबसे अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, एक्स को आपको मतलब छुपा लेना है, वाई के कोफिशिएंट लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है, फिर जिसको छुपाया उसको लिखना है, फिर जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर दिया। और इसमें कैसे चलता, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस नीचे से ऊपर, फिर वाई वाले के नीचे, ऊपर से नीचे माइनस ऊपर से नीचे, ठीक है। तो -4 बन जा 4 और 6 बन जा 6, फिर यहाँ पे लास्ट वाले में, ठीक है, टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बॉटम टू टॉप, फिर ये करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वो इंक्लाइनेशन क्या होता है ये बताया, स्लोप बताया और कंसिस्टेंसी बताई, ठीक है, कि जब 1 सोल्यूशन होगा तब क्या होगा, नो सोल्यूशन में क्या कंडीशन होंगी, कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई और इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। ये तो हमारा अलजेब्रिक मेथड था। ग्राफ, अगर इसी का ग्राफ बनाओगे बेटा अच्छा सा, तो ग्राफ बनने के बाद जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वो भी 5,1 का ही मिलेगा, ये 100% तय बात है। ओके, तो ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये 1 बाय 1 एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है वो भी इन्वॉल्व हैं, तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली या तो हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है, सॉल्यूशन पूछ लेगा कि इसको आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम पे पूछ सकता है क्वेश्चन, इक्वेशन पहले आप फॉर्म करोगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। हो सकता है ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, ठीक है, और एक क्वेश्चन तो उस पर 100% मिलता है ये कंसिस्टेंसी वाले में, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इस लेक्चर में मैंने बताया है ये इस चैप्टर का एकदम मतलब क्या निचोड़ है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब पढ़ना ही है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी पे जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश किया कि आपको इस चैप्टर पढ़ना इतना ही है, आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी में से ही हम लोग बार बार क्या करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आगे जो भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इतना बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए और जो भी चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।